Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास में आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन करवाई थी और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर एक थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम अगेन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट जो है या बहुत सारा डिस्कशन आ सकता है, लेकिन हम सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में जो आप लोगों के सेकंड ईयर फिज़िक्स कोर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो वो जो पॉइंट्स आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा वो मैंने यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को, चार्ज विदाउट मास को हम देखेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे और फिर जो है वो चार्जिंग मेथड्स में आप लोगों को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज से। यहाँ पर हेडिंग लगा लिया ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो क्या इस चार्ज को मैं दूसरी मटेरियल की तरफ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने यहाँ पर रब किया। रबिंग के रिजल्ट में लेट्स से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन किया हुआ है। अब अगर इसको मैं किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर टच करता हूँ तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट से इस वाले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी से, इस मटेरियल से कुछ चार्ज को इस दूसरे वाले बॉडी में ट्रांसफ़र किया। तो इससे हमें पता ये चला कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज can be transferred from one material to another material। एक मटेरियल से, एक ऑब्जेक्ट से हम जो है वो दूसरी मटेरियल या दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है चार्ज विदाउट मास। चार्ज विदाउट मास। तो बहुत ही आसान अल्फाज में इसको सीखे। अगर हमने किसी मटेरियल को चार्ज करना हो, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो, अगर हमने चार्ज को देखना हो, तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज करने का तरीका ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। अच्छा, अब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो किस चीज़ से रिमूव करना है? तो जाहिर सी बात है कोई मटेरियल होगा उससे मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूँगा। इसी तरह से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है तो किस चीज़ के साथ ऐड करना है? तो कोई मटेरियल होगा उसके साथ मैं क्या करूँगा? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूँगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से या ऐड करने से चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रॉन तो हम किसी मटेरियल से रिमूव करते हैं या किसी मटेरियल के साथ ऐड करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मटेरियल है तो उसका लाजमी तौर पर हमारे पास क्या होगा? कोई मास होगा। तो याद रखिए विदाउट मास जो है वो हमारे पास चार्ज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर लेके चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चार्ज जब भी किसी मटेरियल पर आएगा तो लाजमी तौर पर उस मटेरियल का तो कोई न कोई मास लाजमी तौर पर होगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मास लाजमी तौर पर होगा। क्लियर हो गई बात? तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है वो मास के बगैर चार्ज पॉसिबल नहीं है। चार्ज के लिए जो है वो मास की एक लाजमी कंडीशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसको ज़रा समझिए। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक मटेरियल है, ध्यान से देखें,
मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मैंने यहाँ से रिमूव किया, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से रिमूव की उसकी वजह से इसके ऊपर जो है 1 कूलम का चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? 1 कूलम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस मार्कर को मोशन देता हूँ तो आपको क्या लगता है इसके चार्ज पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो मोशन की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव या ऐड करने की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं इसको मोशन दूं या मोशन ना दूं, अगर इसको मैं यहाँ पर रखूँ या किसी दूसरी जगह पर रखूँ, तो याद रखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव किए हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अगर उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला तो फिर जो है ये चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास इनवेरिएंट बन जाएगा। बेटा दोबारा इसको सुने। अब चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब होता है किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना या ऐड करना। अब मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया हुआ है तो इसके ऊपर लेट से +1 कूलम का चार्ज आया है। अब अगर इसी मटेरियल को मैं मोशन देता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मोशन की वजह से जो है वो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो एक पॉइंट यहाँ पर लेके, इनवेरिएंट का क्या मतलब है? जिसमें हमारे पास नो चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, मोशन दूं इसको, तो उसकी वजह से हमारे पास कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से लेट से अगर मैं इस तरह से करूं, लेट सपोज ये मार्कर है और ये वाला था, सॉरी, ठीक है, इसके ऊपर +1 कूलम का चार्ज हम लेकर आए हैं। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं इस पोजीशन से ऊपर ले जाऊं, लेट सपोज मैं इसको 1000 किलोमीटर की हाइट तक लेके जाऊं, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर असर नहीं पड़ रहा तो फिर चार्ज पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें या कोई भी अगर दूसरी हम पैरामीटर्स को देखें तो उनकी वजह से जो है वो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो इफेक्ट। इन चीज़ों का जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अच्छा ये अजान हो रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्टॉप किया था। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं चार्ज स्टैटिक या स्टैटिक चार्ज। अगर हमारे पास स्टैटिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या असरात हो सकते हैं? बेटा याद रखिए, जब भी हमारे पास चार्ज हो, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव है या चाहे वो हमारे पास नेगेटिव है, इनको इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ये रेस्ट में हो, रेस्ट का क्या मतलब है, ये स्टैटिक हो, तो तब उसके सराउंडिंग में एक फील्ड मौजूद होगा, और वो फील्ड हमारे पास कौन सा होगा, तो वो हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक भी है जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इतना याद रखना है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में होते हैं या स्टैटिक होते हैं तो उनके सराउंडिंग में एक फील्ड बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कशन वो उसी टॉपिक के अंदर करेंगे। तो जब भी हमारे पास स्टैटिक चार्ज होगा उसके सराउंडिंग में कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? अच्छा, अभी अगर मूविंग चार्ज हमारे पास हो, अगर क्या हो, मूविंग चार्ज हो, तो तब क्या होगा? तो बेटा याद रखिए, मूविंग के अंदर हमारे पास दो केसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन से? अगर मूविंग चार्ज है तो या तो हमारे पास ये होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन करेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और या फिर हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेटिंग चार्जेस होंगे।
या फिर क्या होंगे, एक्सेलरेटिंग चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तब क्या होगा, और जब ये जो है एक्सेलरेटिंग चार्जेस होंगे तो तब क्या होगा। तो बेटा याद रखिए, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो और उसका मोशन क्या हो, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होना ही होना है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर लेके अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मैंने EF लिखा, आप लोग पूरे इसको लेके, और साथ ही साथ कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए मैंने MF लिखा। ये भी इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो जब भी चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर ये चार्जेस हमारे पास क्या हो, एक्सेलरेटिंग हो, तो तब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EM वेव्स। बेटा आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट को हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट है एक्सेलरेटिंग चार्जेस का, ये इंशाल्लाह हम AC सर्किट्स चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर के कोर्स के अकॉर्डिंग उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बात क्लियर हो गई। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सेलरेटिंग चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशन भी हमारे पास होती है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यहाँ पर हेडिंग लगा ले, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। GF से कोई दूसरा मतलब नहीं लेना, GF का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर हमारे पास एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है और दूसरी तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, तो आप लोगों के ख्याल में कौन सा फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फोर्सेज। लेकिन देखें, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक बात तो ये यहाँ पर नोट करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब ये आपके माइंड में ये बात क्लियरली नहीं आ रही होगी कि ये किस तरह से हो सकता है। नॉर्मली हमें तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो ज़रा देखें, मैं आप लोगों को बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर जो मैंने राइटिंग की है, ठीक है, इंक के ज़रिए से, तो ये इंक और ये जो अर्थ है इनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। बात समझ में आ रही है? ये जो इंक है और यहाँ पर जो अर्थ है इनके दरमियान में कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर? अच्छा, ये जो इंक है और ये जो व्हाइट बोर्ड है इनके दरमियान में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी देखें, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होता तो ये इंक यहाँ पर स्टिक नहीं करता बल्कि ये नीचे की तरफ गिर जाता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन इस तरह नहीं है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये इंक जो है ये व्हाइट बोर्ड के साथ स्टिक हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो इस इंक और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वीक फोर्स है, और इस इंक और व्हाइट बोर्ड के दरमियान में जो फोर्स है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात समझ में आ गई?
अच्छा, दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास होती है वो हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इसको देखिए, ये हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये हमारे पास रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ये हमेशा हमेशा हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। ये आप लोग मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। जब भी दो मासेस हमारे पास होती है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, तो उनके दरमियान में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और जब हम बात करते हैं चार्जेस की, तो अगर हमारे पास सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मैथमेटिकली जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमेशा के लिए फोर्स के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभी हमारे पास पॉजिटिव आता है और कभी कभी हमारे पास नेगेटिव आता है। अगर हमारे पास सेम चार्जेस हो तो वहाँ पर फोर्स हमारे पास रिपल्सिव होगा और फोर्स के साथ जो है पॉजिटिव का साइन आता है। लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वहाँ पर साथ में क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। तो अगर फोर्स के साथ माइनस का साइन आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि चार्जेस हमारे पास डिफरेंट है और फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर पॉजिटिव का साइन आ जाए तो इसका ये मतलब होगा कि चार्जेस हमारे पास सेम है और इनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्स जो है वो मौजूद है। क्लियर? तो मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं चार्जिंग मेथड्स। किसी मटेरियल को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग मेथड्स। तो बेटा हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं किसी भी मटेरियल को चार्ज करने के। चार्जिंग मेथड्स। अच्छा, वो मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। बाय फ्रैक्शन, इसको मैं बाय रबिंग भी कह सकता हूँ, इसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन भी कभी कभी कहते हैं। इसी तरह से बाय कंडक्शन, और तीसरा जो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं। ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, बाय फ्रैक्शन, या इसको कभी कभी हम इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। ये वाला हमारे पास बाय कंडक्शन और ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा, बाय फ्रैक्शन का क्या मतलब है? कल भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग कंघी को उठा के अपने हेयर्स में रब करते हो, ठीक है, तो इस कंघी और आप लोगों के हेयर या सर के दरमियान में जो है वो फ्रैक्शन का एक फोर्स होता है, जिसकी वजह से एक हीट प्रोड्यूस होता है। और हीट की वजह से क्या होता है, एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है और दूसरा जो है वो उसको गेन कर देता है। तो इसकी वजह से एक मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा और दूसरे मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? बाय कंडक्शन किस तरह, अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल है, इसको मैंने यहाँ पर रब किया और इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ इसके साथ टच किया, तो टचिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो वो इस मटेरियल से इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाय कंडक्शन। इस कंडक्शन वाले मेथड में बेटा याद रखिए हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट लाजिमी तौर पर होगी। क्या होगी? फिजिकल कांटेक्ट जो है वो लाजिमी तौर पर होगी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तो वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये मेरे पास चार्ज मटेरियल है और ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज मटेरियल को इसके क्लोज लेके आया। तो जब हम इसको क्लोज लेके आते हैं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से एक साइड पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और दूसरे साइड पर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। हालांकि एज ए होल बॉडी के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। जरा देखिए, ये चार्ज मटेरियल है, मैं इसको क्लोज लेके आता हूँ, टच नहीं करता, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिपेल हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस मटेरियल के इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे होल इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक साइड के ऊपर नेगेटिव है, दूसरे साइड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा याद रखिए इस वाले केस में हमारे पास जो है वो नो फिजिकल कॉन्टैक्ट,
कोई फिजिकल कांटेक्ट इनके दरमियान में नहीं होता है। क्लियर? तो बेटा ये हमने डिस्कशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी कोई आप लोगों को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर है? इंशाल्लाह कल से हम जो है वो इस सेकंड ईयर चैप्टर 1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जो इसका फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।